नमस्कार, क्या हालचाल है प्यारे बच्चों। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहले हम 12th के सारे चैप्टर कवर करेंगे, जिसमें आज है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी मेटलर्जी। तो इसके कंसेप्ट, क्वेश्चन और एक्सेप्शन पर हमारा फोकस रहेगा। आपको वही सीक्वेंस मेंटेन करना है जो मैंने आपको बताया था। पहले वीडियो लेक्चर या एनसीईआरटी, उसके बाद एमसीक्यू, डीपीपीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लास्ट में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो चलिए बच्चों, आइए समझते हैं मेटलर्जी को। मेटलर्जी को समझने के लिए आपको कुछ टर्म्स क्लियर करने पड़ेंगे, यानी पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मेटलर्जी। लेकिन उससे पहले जो हमारे पास एलिमेंट होता है या कोई मेटल होता है, उनमें से मोस्ट ऑफ मेटल अपनी कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। अगर आपको एल्यूमिनियम चाहिए तो उसके ऑक्साइड से आपको मिलेगा, कोई किसी के कार्बोनेट से मिलेगा, कोई किसी के सल्फाइड से मिलेगा, यानी इट इज प्रेजेंट इन कंबाइंड फॉर्म। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट भी है जो फ्री फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे कार्बन, सल्फर, गोल्ड एंड नोबल गैसेस। लेकिन इनका हम यहां पर इतना यूज नहीं करते हैं। हम मोस्टली मेटल पर ज्यादा फोकस करेंगे, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया और सारे कई एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट है अपनी कंबाइंड फॉर्म में जमीन के अंदर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं मिनरल्स। तो मिनरल्स किसी एलिमेंट की वो नेचुरली अकरिंग फॉर्म होती है जो हमें जमीन के अंदर माइनिंग के थ्रू प्राप्त होती है। तो यानी वो अपनी केमिकल कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा। जैसे एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम हमें इस कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, तो इसी को हम बोलेंगे मिनरल। इसी तरह दूसरा एलिमेंट भी होगा, जैसे जेड है, जेडएन है तो वो जेडएनएस की फॉर्म में मिलेगा। जैसे आयरन है तो वो आयरन सल्फाइड की फॉर्म में मिलेगा। इसी को हमने कहा मिनरल। दूसरा है ओर्स। अब एक एलिमेंट के कई सारे मिनरल्स पॉसिबल है, लेकिन हर मिनरल से एलिमेंट को प्राप्त करना इतना इजी नहीं है। तो जिस एलिमेंट से एलिमेंट एक प्योर फॉर्म में इजी वे में और इकोनॉमिकली मिल जाए, दैट इज कॉल्ड ओर। तो हर मिनरल ओर नहीं है, लेकिन हर ओर एक मिनरल है। जैसे अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम के कई सारे मिनरल हैं, लेकिन Al2O3 जिसका नाम है बॉक्साइड, इससे हमें एल्यूमिनियम ज्यादा मात्रा में मिलता है और इजी वे में मिलता है। इसी को हमने कहा ओर। तीसरी चीज है गैंग। गैंग का मतलब होता है इंप्योरिटीज। जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी नेचुरल फॉर्म के साथ कई सारी इंप्योरिटीज लगी होती है। इन्हीं इंप्योरिटीज को हमने कहा गैंग, यानी दीज आर अनडिजायरेबल मटेरियल। अब बात करते हैं मेटलर्जी। तो मेटलर्जी एक तरह की साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है। साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी और से मेटल को निकाला जाता है। इट इज कॉल्ड मेटलर्जी। मेटलर्जी में 3 मेजर स्टेप होते हैं। पहला, किसी भी ओर को कॉन्सेंट्रेट करना। दूसरा, आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड ओर। और तीसरा, प्यूरिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल। तो पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे ओर को, उसके बाद मेटल को आइसोलेट करेंगे उस कॉन्सेंट्रेटेड ओर से, और उसके बाद उस मेटल को और प्यूरिफाई करेंगे। तो दीज 3 मेजर स्टेप इन्वॉल्व इन मेटलर्जी। तो बच्चों, वन बाय वन हम सारे चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक है अकरेंस ऑफ मेटल। जैसे हमने डिस्कस किया था कि मेटल्स किस फॉर्म में होता है, कंबाइंड फॉर्म में होता है। तो सल्फाइड होगा, या तो कार्बोनेट होगा, या तो हाइड्रोक्साइड होगा, एटसेट्रा। अब यहां पर हमें 4 मेटल के बारे में ज्यादा डिस्कस करना है, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर एंड जिंक। अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो मेटल में ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, और अगर मैं सारे एलिमेंट की बात करूं तो ये 3rd मोस्ट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। पहला होता है ऑक्सीजन, दूसरा होता है सिलिकॉन और तीसरा होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो कई सारे इसके मिनरल है, जैसे माइका और क्लेस में एल्यूमिनियम मिलता है।
कई सारे जेम स्टोन्स ऐसे हैं जो एलिमुना की इम्प्योर फॉर्म कहलाते हैं, और उसमें जो इम्प्योरिटीज होती है वो डिपेंड करती है कौन सा जेम स्टोन है। अगर हम रूबी की बात करें तो उसमें क्रोमियम एज ए इम्प्योरिटीज होता है, और सैफायर की बात करें तो उसमें कोबाल्ट एज ए इम्प्योरिटीज होता है। तो इस टेबल में कुछ मेटल हैं, उनके ओर है और उनका कंपोजिशन क्या है वो आपको समझना है। एल्यूमिनियम का फेमस ओर है बॉक्साइट, जिसका फॉर्मूला है Al2O3 2SH2O। दूसरा केओलिनाइट भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला ये रहा। इसी तरह बच्चों आयरन के ये 4 ओर है जिनका ये फॉर्मूला है। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये कौन सा ओर है और इसका फॉर्मूला क्या होगा। ये सल्फाइड ओर कौन सा है, ऑक्साइड ओर कौन सा है, कार्बोनेट ओर कौन सा है, वगैरह वगैरह। ठीक, अब एक क्वेश्चन हम इस टेबल से रिलेटेड सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ आयरन। तो आयरन का ओर कौन सा नहीं है। अब देखो हेमेटाइट तो है, सिड्राइट भी है और मैग्नेटाइट भी है। कौन सा नहीं है बच्चों, मैलेचाइट। मैलेचाइट इज ए ओर ऑफ कॉपर, और ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट। ये भी आपको याद रखना है, कौन सा हाइड्रोक्साइड है, कौन सा कार्बोनेट है, कौन सा सल्फाइड है, कौन सा ऑक्साइड है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। तो मेटलर्जी के पहले स्टेप को हम डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। जनरली कॉन्सेंट्रेशन में अनवांटेड मटेरियल को या गैंग को रिमूव किया जाता है। अब जो चीज जमीन से निकलेगी उसमें कई सारी इंप्योरिटीज होंगी, जैसे क्ले भी हो सकता है, सैंड भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकते हैं, घास फूस भी हो सकता है, ये सारी चीजें होती है। तो इन सब चीजों को स्टेप वाइज निकालने की प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो इसमें पहला स्टेप है हाइड्रोलिक वॉशिंग, यानी पानी से साफ करना। ये सब लोग जानते हैं कि पानी कई सारी चीजों को साफ कर देता है। तो जो अनवांटेड चीजें होती हैं, जैसे मिट्टी हो गया, पत्थर हो गया, घास फूस हो गया या सैंड हो गया, तो पानी के थ्रू वॉश करके ये सारी चीजें चली जाती है। ठीक, दूसरी चीज है मैग्नेटिक सेपरेशन। ये थोड़ा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू काम करता है। मैग्नेटिक यानी जहां पर मैग्नेटिक का यूज होता है। तो बच्चों मैग्नेटिक सेपरेशन केवल उन्हीं ओर का किया जाता है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। और यहां पर क्वेश्चन भी मैंने पूछा है, विच ऑफ द ओर कैन बी कंसंट्रेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो आयरन के जितने भी ओर है, ओर ऑफ आयरन, जैसे मैग्नेटाइट हो गया, ये ऊपर एक टेबल दी है ना, ये वाले हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट और आयरन पैराइट, ये सारे के सारे ओर मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू कंसंट्रेट किए जाते हैं। ओर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है और जो इंप्योरिटीज है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो इस मेथड से आराम से साफ हो सकते हैं। यहां पर एक रोलर लगा होता है जिसमें मैग्नेटिक बेल्ट फिट होती है, और जो भी फाइनली डिवाइडेड ओर होता है इस बेल्ट के ऊपर आता है, और मैग्नेट उसको इस तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और इंप्योरिटीज को दूर फेंक देते हैं। तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशन। तीसरा मेथड है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, और ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रोथ का मतलब होता है झाग और फ्लोटेशन का मतलब होता है तैरना। तो जो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है वो मोस्टली सल्फाइड ओर को कॉन्सेंट्रेट करने के काम आता है। कौन से बच्चों, सल्फाइड ओर, याद रखना। अब इसमें क्या होता है, ओर को पहले पाउडर बनाते हैं और उसको वाटर में डाल देते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट समझने है, जो ओर होता है वो एक्चुअली वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, जबकि जो इंप्योरिटीज होती है, जो गैंग होते हैं, वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो यहां पर फिनोमिना सॉल्युबिलिटी एंड नॉन सॉल्युबिलिटी का है। और नॉन सॉल्युबल होते हैं जबकि इंप्योरिटीज सॉल्युबल होती है। अब वाटर में आपने ओर डाल दिया, उसके बाद उसमें दो चीजें और मिलाते हैं, कलेक्टर एंड फ्रोथ स्टेबलाइजर। कलेक्टर कुछ केमिकल होते हैं, जनरली ऑयल्स होते हैं, जैसे पाइन ऑयल्स, फैटी एसिड और जेंथेट्स। इनका काम होता है टू गिव नॉन वेटेबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल्स, यानी वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी को कम करना, अपने ऊपर सॉल्युबल कर देना। और दूसरी चीज फ्रोथ स्टेबलाइजर,
यानी क्रिसॉल और एनिलीन, इन दोनों का यूज करते हैं जो कि फ्रोथ को स्टेबलाइज करते हैं। अब यहां पर हमने सब चीजें मिला दी, ऑयल भी मिला दिया, कलेक्टर भी मिला दिया और वाटर भी मिला दिया। अब इसके ऊपर जो है एक पैडल को हम चलाते हैं और साथ में एयर को प्रेशराइज फॉर्म में यहां रखते हैं। तो जब एयर प्रेशराइज फॉर्म में आएगी तो यहां पर फ्रोथ बनेगा। तो जो मिनरल पार्टिकल हैं वो फ्रोथ के साथ ऊपर आ जाते हैं और जो इम्प्योरिटीज है वो इस वाटर के साथ सॉल्युबल फॉर्म में आ जाती है। तो इस फ्रोथ को कलेक्ट करके उसको ड्राई किया जाता है और उससे मिनरल पार्टिकल अलग कर दिए जाते हैं। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब इसका एक और यूज है, कई बार दो सल्फाइड ओर को सेपरेट करने में भी फ्रोथ फ्लोटेशन का यूज किया जाता है। दो सल्फाइड ओर जैसे जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड, लेकिन इन दोनों को हम एक डिप्रेसेंट की मदद से अलग करते हैं। तो उस डिप्रेसेंट का नाम है NaCN, सोडियम साइनाइड। अब दोनों ओर हमने यहां मिला दिए, सारी चीजें मिला दी और साथ में एक डिप्रेसेंट मिला दिया। अब ये जो डिप्रेसेंट है वो एक ओर को तो सॉल्युबल कर देता है लेकिन दूसरे ओर को सॉल्युबल नहीं कर पाता है। तो यहां पर जो NaCN है वो ZnS को सॉल्युबल कर देगा, यानी वो पानी में रहेगा, और जो PbS है वो इनसॉल्युबल होने की वजह से इस फ्रोथ के साथ ऊपर निकल आएगा। तो हो गए दोनों के दोनों सल्फाइड और सेपरेट। क्लियर? अब 2-3 क्वेश्चन हम यहां पर सॉल्व करते हैं। पहला, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ओर पार्टिकल। यहां पर ओर पार्टिकल वाटर में वेट नहीं होते हैं जबकि ऑयल में वेट होते हैं और फ्रोथ के साथ ऊपर निकल आते हैं। दूसरा, व्हाट इज द रोल ऑफ डिप्रेसेंट इन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो डिप्रेसेंट का ये रोल है कि वो एक ओर को प्रिवेंट कर देता है फ्रोथ में आने से, यानी उसको सॉल्युबल कर देगा और दूसरों को आराम से आने देगा। तीसरा क्वेश्चन है, आयरन पायराइड्स ओर इज कॉन्सेंट्रेटेड बाई। अब कई सारी प्रोसेस यहां पर दे रखी है। तो जो आयरन पायराइट है Fe2S, इट इज अ सल्फाइड ओर, और जितने भी सल्फाइड ओर हैं वो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से इजिली कॉन्सेंट्रेट किए जा सकते हैं। चौथा मेथड है लीचिंग। लीचिंग बेसिकली सॉल्युबिलिटी एंड नॉन सॉल्युबिलिटी पर भी डिपेंड करता है, यानी हम ओर में कुछ ऐसे सब्सटेंस मिलाते हैं जिससे ओर सॉल्युबल हो जाता है और इम्प्योरिटीज इनसॉल्युबल की फॉर्म में अलग हो जाती है। आइए देखते हैं कैसे। तो हम यहां पर बात करेंगे लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 एंड ट्वाइस H2O, और इसमें कई सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। अगर इम्प्योरिटीज की बात करें तो बॉक्साइट में सिलिकॉन डाइऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटीज ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब किस तरह से अलग करेंगे, तो पाउडर ओर को पहले पाउडर करते हैं और उसको हम ट्रीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन के साथ इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पर। तो ये हमारे पास बॉक्साइड ओर है। NaOH के साथ इसको ट्रीट करने से इस तरह का एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स हमें मिल जाता है जिसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये सॉल्युबल की फॉर्म में एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रहेगा, और जो इम्प्योरिटीज है वो सोडियम के साथ मिलके, जैसे अगर मैं सिलिका की बात करूं, सिलिका सोडियम के साथ मिलके सोडियम सिलिकेट बनाएगी और सोडियम सिलिकेट इनसॉल्युबल होने की वजह से अलग हो जाएगा। तो इम्प्योरिटीज को हमने इनसॉल्युबल रखा और ओर सॉल्युबल हो गया बाय द एक्शन ऑफ NaOH। तो एक सॉल्वेंट मिलाने से यह काम होगी। अब हमने आगे जो हमें सोडियम एल्यूमिनेट मिला है इसको हम CO2 से पास कराएंगे, यानी इस सॉल्यूशन में हम CO2 पास करेंगे। तो जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है इससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में PPT की फॉर्म में आ जाएगा, यानी हाइड्रेटेड एल्यूमिना फॉर्म एज ए PPT यानी जो इनसॉल्युबल है, और कुछ अगर ऐसी इंप्योरिटीज है जो सॉल्युबल है वो दोबारा से सॉल्यूशन में चली जाएंगी। तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल होने की वजह से दोनों टाइप की इंप्योरिटीज इससे निकल गई। अब जो हमारे पास हाइड्रेटेड एल्यूमिना है उसको हम हीट करेंगे इतने टेम्परेचर पर, और उसके बाद हमें एल्यूमिना एज ए प्योर फॉर्म में मिल जाएगा और उससे वाटर
अलग हो जाए। तो इस तरह से बच्चों हम बॉक्साइट से एल्यूमिना को निकालते हैं और इम्प्योरिटीज अलग छूट जाती है। दूसरा, लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। एल्यूमिनियम की लीचिंग हमने कर ली, अब सिल्वर और गोल्ड को किस तरह से करते हैं। तो अगेन सिल्वर और गोल्ड में भी कुछ तरह की इम्प्योरिटीज होती हैं। तो सिल्वर और गोल्ड को हम ट्रीट करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो जब ये साइनाइड के साथ ये मेटल एल्युमिनियम या गोल्ड रिएक्शन करता है तो ये इस तरह का एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, मेटल और साइनाइड। इट इज ए सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। और अगर कोई इंप्योरिटीज होगी तो वो इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में अलग हो जाएंगी। अब इस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स से आपको मेटल अलग करना है, तो हम यूज करते हैं जिंक। तो जिंक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर काम करता है। तो जिंक इस मेटल को सॉलिड मेटल की फॉर्म में अलग कर देता है, यानी सॉल्यूशन से निकाल देता है और साइनाइड को अपने साथ मिला के एक सॉल्यूशन या कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो पहले हमने साइनाइड मिलाया तो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स हो गया, इंप्योरिटीज इनसॉल्युबल के फॉर्म में अलग हो गई। बाद में इस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स के मेटल को अलग करने के लिए हम जिंक का यूज करते हैं। तो जिंक क्या करता है, यहां से मेटल को मेटल सॉलिड की फॉर्म में अलग कर देता है। क्लियर। तो कई बार जिंक पर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक इन लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। क्लियर हो गया बच्चों। अब दूसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड ऑर। आपने जितनी भी इंप्योरिटीज थी वो लगभग हटा दी है, तो आपके पास अब कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिल गया है। अब उस कॉन्सेंट्रेटेड ओर से आपको क्रूड मेटल यानी प्योर मेटल निकालना है। अब जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है वो अपनी ऑक्साइड की फॉर्म में भी आ सकता है, जैसे ऐसा। वो अपनी कार्बोनेट की फॉर्म में आ सकता है इस तरह से। वो अपनी सल्फाइड की फॉर्म में भी हो सकता है इस तरह से। क्लियर। तो कई सारी फॉर्म पॉसिबल है। तो दो तरीके से इसको हम करेंगे। एक, कन्वर्जन टू ऑक्साइड। जो भी आपके पास ओर है वो जिस फॉर्म में है उसको उसकी ऑक्साइड फॉर्म में लाएंगे और उसके बाद उस ऑक्साइड फॉर्म का रिडक्शन करेंगे तो हमें प्योर मेटल मिल जाए। तो पहले मेटल की जो भी फॉर्म होगी उसको हम उसकी ऑक्साइड फॉर्म में लाएंगे यानी MXO, और उसके बाद हम इसका रिडक्शन करेंगे तो जो मेटल है वो सॉलिड के फॉर्म में अलग हो जाएगा और यहां पर हमें ऑक्सीजन निकलती हुई दिखेगी। क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं कन्वर्जन टू ऑक्साइड। कई सारे तरीके हैं किसी ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने। देखो, पहला तरीका है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में किसी भी ओर को डायरेक्ट हीट करते हैं तो इससे जो वोलेटाइल इंप्योरिटीज होती है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो रिमूव हो जाती है और जो भी ओर है वो ऑक्साइड के फॉर्म में आ जाता है। जैसे फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड फॉर्म में है तो फेरिक ऑक्साइड आ जाएगा। जिंक कार्बोनेट है, हीट किया जिंक ऑक्साइड में आ जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म में आ जाएगा और मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म में आ जाएगा। तो ओर को डायरेक्ट हीट करेंगे तो ओर का जो भी फॉर्म होगा वो उसकी ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसमें जनरली कार्बोनेट ओर को ही यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कैल्सिनेशन प्रोसेस। तो कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं, जनरली कार्बोनेट ओर को हीट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों आंसर हो गया डी। दूसरा तरीका है रोस्टिंग। रोस्टिंग में ओर को ऑक्सीजन की सप्लाई में हीट किया जाता है किसी एक फर्नेस में। तो ओर इज हीटेड इन ए रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर या ऑक्सीजन इन फर्नेस एट ए टेम्परेचर बिलो इस मेल्टिंग पॉइंट। टेम्परेचर कम रखना होता ताकि मेल्ट ना हो जाए। तो जो सल्फाइड ओर है वो ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट इजिली हो जाता है। तो मोस्टली यहां पर सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट किया जाता है रोस्टिंग में। तो ऑक्सीजन है तो SO2 एस्केप हो जाएगा और सारे के सारे मेटल अपनी ऑक्साइड फॉर्म में आ जाएंगे। तो दोनों तरीके, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। रोस्टिंग में सल्फाइड ओर का यूज होता है मोस्टली और कैल्सिनेशन में कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट ओर का यूज होता है। अब अगर मैं कॉपर की बात करूं, कॉपर के जो सल्फाइड ओर है जैसे क्यूप्रस सल्फाइड, तो अगर कॉपर का कोई सल्फाइड ओर है उसको हम रिवर्बरेटरी
फर्नेस में हीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें जो आयरन एज ए इम्प्योरिटीज की फॉर्म में होता है उसको दूर करने के लिए हम इसमें सिलिका ऐड करते हैं। तो हीट करने से पहले सिलिका ऐड किया, अब जो सिलिका है वो आयरन को एज ए आयरन सिलिकेट की फॉर्म में अलग निकाल देता है और आयरन सिलिकेट एज ए इम्प्योरिटीज, और जिसको हमने कहा स्लैग को हम इम्प्योरिटीज बोलेंगे, इसकी फॉर्म में अलग हो जाता है और हमें कॉपर मेट मिल जाता है जिसमें आयरन सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड होता है। तो यहां पर जो आयरन ऑक्साइड है वो सिलिकॉन ऑक्साइड की प्रेजेंस में आयरन सिलिकेट बनाते हैं जो एज ए स्लैग की फॉर्म में या एज ए इम्प्योरिटीज की फॉर्म में अलग हो जाता है। अब दूसरा मेथड है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल। इन 3-4 मेथड से हमने मेटल को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। अब आपके पास मेटल अपनी ऑक्साइड फॉर्म में है, तो अब उससे प्योर मेटल को निकालने का तरीका है रिडक्शन। तो बच्चों रिडक्शन जनरली कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में किया जाता है बिकॉज दीज बोथ आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे मेटल ऑक्साइड है, आपने यूज किया कोक या कार्बन, तो ये मेटल को प्योर फॉर्म में ला जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड एज ए गैस की फॉर्म में अलग हो जाती है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी में हम दो चीजों पर डिस्कस करेंगे, एक गिब्स फ्री एनर्जी यानी डेल्टा जी और दूसरा इलिंगन डायग्राम। तो चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी को हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी प्रोसेस या कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस अपने आप तभी होगी जब उसका डेल्टा जी नेगेटिव होगा, ये आपको समझना है। डेल्टा जी को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज, टी टेम्परेचर और एच यानी डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज है। दूसरा डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी रिलेटेड है, एंट्रोपी और डेल्टा जी रिलेटेड है। अब देखिए जैसा हमने डिस्कस किया था कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो ये जो वैल्यू है ना, इधर वाली वैल्यू ये पॉजिटिव होनी चाहिए। तो जब एंट्रोपी पॉजिटिव होगी तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, और यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पॉजिटिव होगा तभी डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब वो जो रिएक्शन, वो जो प्रोसेस है वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब इसके बेसिस पर हम दो कंक्लूजन करते हैं। तो इलिंगन डायग्राम पर मैंने जो वीडियो बना रखा है उसमें वो कंक्लूजन एडेड है। तो देखिए बच्चों डेल्टा जी को अगर नेगेटिव रखना है तो टी डेल्टा एस की वैल्यू हमेशा किससे ज्यादा होनी चाहिए, डेल्टा एच से ज्यादा होनी चाहिए, तभी जाके डेल्टा जी नेगेटिव होगा और वो रिएक्शन अपने आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई रिएक्शन आपको दी रखी हो, जैसे इस रिएक्शन पर आप कंसिडर कर रहे, इसके लिए डेल्टा जी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन मुझे ये रिएक्शन करवानी है, इसको स्पॉन्टेनियस करवाना है, तो इसको किसी ऐसी रिएक्शन के साथ एडअप करो जिसका डेल्टा जी इसके पॉजिटिव डेल्टा जी से ज्यादा नेगेटिव होगा। देखो -447। अब आप इन दोनों रिएक्शन को एडअप करो तो अब जो पहली वाली रिएक्शन है वो आसानी से फिजिबल हो जाएगी क्योंकि दोनों का ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। ये इतना आ रहा है ना, देखिए। तो अब आयरन ऑक्साइड कार्बन की प्रेजेंस में इजिली रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो सारी कहानी है वो इसी के बारे में बता रही है। अब बात करते हैं सबसे फेवरेट टॉपिक और सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक, इलिंगन डायग्राम। इलिंगन डायग्राम पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, अगर आपको और डिटेल से समझना है, इन डेप्थ समझना है, तो 10 मिनट में आप इलिंगन डायग्राम के सारे कंसेप्ट समझ सकते हैं। तो जैसा हमने डिस्कस किया था इलिंगन डायग्राम है, ये दो चीजों के बीच बनता है, डेल्टा जी और टेम्परेचर। यहां पर होता क्या कि एक मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो डेल्टा जी और टेम्परेचर मेटल ऑक्साइड को प्लॉट करते हैं, इन दोनों के बीच में वो प्लॉटिंग आपको दिखेगी, कई सारी लाइन आपको इसमें दिखेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू द डेल्टा जी एंड टेम्परेचर, ये इसमें है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं।
तो पहला पॉइंट है कि जो इलिंगन डायग्राम है वो किसके बीच बनता है, डेल्टा जी और टी के बीच बनता है। यहां पर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट होता है। तो इस तरह से एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा। देखो सब जगह मेटल ऑक्साइड बन रहा है, कुछ नॉन मेटल भी है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन मोस्टली हम यहाँ पर मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे और उसके लिए डेल्टा जी टी का ग्राफ प्लॉट करेंगे। मेटल ऑक्साइड की जो लाइन है ना वो इधर से इधर जा रही है। इसका मतलब जहां ये नीचे वाला पॉइंट है ये नेगेटिव डेल्टा जी और ऊपर वाला पॉइंट है लेस नेगेटिव डेल्टा जी। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड है वो मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव जा रहे हैं, क्योंकि नीचे लेस मोर नेगेटिव है और ऊपर लेस नेगेटिव है। ऐसा क्यों होता है पहले हमें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन बना मेटल ऑक्साइड, ठीक। अब जो रिएक्टेंट है उसमें एक गैसियस कंपोनेंट है और जो प्रोडक्ट है उसमें कोई भी गैसियस कंपोनेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां एंट्रोपी ज्यादा है और यहां एंट्रोपी इसके मुकाबले कम है। तो लेफ्ट टू राइट जाने से एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। और बच्चों अगर एंट्रोपी डिक्रीज होगी या नेगेटिव होगी तो डेल्टा जी पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा। तो देखो है ना, लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, जीरो की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए सारे मेटल ऑक्साइड में ऐसे ही होता है। अब आप बात करोगे ये स्ट्रेट लाइन की है, तो यहां पर रिएक्टेंट में जितने गैसेस कंपोनेंट है प्रोडक्ट में भी उतने गैसेस कंपोनेंट है। तो डेल्टा एस दोनों साइड बराबर है, तो ये ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव, स्ट्रेट लाइन। और ये नीचे की वजह यहां पर रिएक्टेंट में एक गैसेस कंपोनेंट है और प्रोडक्ट में दो गैसेस कंपोनेंट है, तो एंट्रोपी पॉजिटिव होगी। तो जब एंट्रोपी पॉजिटिव होगी तो डेल्टा जी की वैल्यू लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव होगी। बस इनके बारे में आपको इतना समझना है कि ये लाइनें आड़ी तिरछी क्यों हो रखी हैं। अब ये जो बी पॉइंट है ये बताता है कि कुछ लाइनें स्ट्रेट है और कुछ लाइनें बेंट है। बेंट क्यों है, देखो भाई ये एल्यूमिनियम की लाइन एकदम स्ट्रेट है, मैग्नीशियम की लाइन यहां से बेंट हो रखी है। तो जहां पर कोई ऑक्साइड के फॉर्मेशन की लाइन बेंट होती है वो उसके फेज चेंज को रिप्रेजेंट करता है, यानी या तो ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो ये mg का बॉइलिंग पॉइंट है, यहां पर अलग फेज में है, बाद में अलग फेज में। यहां पर भी ये जो जिंक है इसका ये बॉइलिंग पॉइंट है। तो बेंट ये बताता है कि वहां पर फेज चेंज हो रहा है। सी पॉइंट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जो मेटल ऑक्साइड है वो डेल्टा जी नेगेटिव होने से स्टेबल है, यानी मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड। इसके लिए डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव है। अब डेल्टा जी नेगेटिव है मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। तो ये जो प्रोडक्ट है ये अपने आप डिग्रेड नहीं होगा। ये डिग्रेड कब होगा, जब रिवर्स डायरेक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होगा, और वो कब होगा, जब फॉरवर्ड के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। समझ रहे मेरी बात। डी पॉइंट, यहां पर मेटल के ऑक्साइड के फॉर्मेशन का ग्राफ तो दे रखा है, लेकिन साथ में कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड का ग्राफ भी दे रखा है, जैसे कार्बन का ऑक्साइड CO2 और दूसरे फिर कार्बन का ऑक्साइड CO है ना, ये दो नॉन मेटल है। और नॉन मेटल की लाइन मेटल के ऑक्साइड को क्रॉस करते हुए दिख रही है, देखो ये काटती हुई दिख रही है। तो ये जो ई पॉइंट है, डी पॉइंट है, इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक। अच्छा, ई पॉइंट ये बताता है कि ऐसा ही ग्राफ सल्फाइड और हैलाइड के लिए भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन सल्फाइड और का रिडक्शन करना कितना डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर। अब कुछ क्वेश्चन हम इलिंगन डायग्राम से रिलेटेड करते हैं। पहला, ये एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव है। तो यहां पर ये पूछ रहा है कि ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर पॉसिबल क्यों नहीं है। देखिए बच्चों, जो डेल्टा जी है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, ठीक। लेकिन इक्विलिब्रियम लाने के लिए जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो लिक्विड या गैस में होने चाहिए। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर की हम बात करें तो मोस्ट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपनी सॉलिड फेज में होते हैं और सॉलिड फेज में इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, इसलिए रिएक्शन रूम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं। दूसरा क्वेश्चन, क्या यह सही है
अंडर सर्टेन कंडीशन Mg कैन रिड्यूस Al2O3 एंड Al कैन रिड्यूस MgO3। क्या दोनों एक दूसरे को पटकनी दे सकते हैं किसी एक खास कंडीशन में? तो भाई ये जवाब होगा हाँ। अब देखो, ये Al की लाइन है, ये Mg की लाइन है। अब जिसका डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, इसका मतलब वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक, तो अगर मैं इस ए पॉइंट की बात करूं तो ए पॉइंट में जो भी टेम्परेचर आएगा, इस टेम्परेचर के नीचे Mg रिड्यूस कर देगा एल्यूमिनियम को, क्योंकि Mg की लाइन नीचे है, एल्यूमिनियम की लाइन ऊपर है। लेकिन इस टेम्परेचर के बाद की बात करें तो एल्यूमिनियम की लाइन नीचे आ गई और Mg की लाइन ऊपर चली गई। इतने टेम्परेचर के बाद एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को रिड्यूस कर देगा। तो कौन किसको रिड्यूस करेगा, ये डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर कितना है। यहां पर टेम्परेचर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एट 673 केल्विन। देखो टेम्परेचर की बात आ गई, यानी कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो कितना टेम्परेचर है? 673 केल्विन। आओ डायग्राम में, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की लाइन है और कार्बन की लाइन कौन सी है? ये वाली है। तो 673 केल्विन कहीं यहां पर आएगा, इधर आएगा, है ना। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो कार्बन मोनोऑक्साइड की लाइन नीचे है और कार्बन की लाइन ऊपर है। इसका मतलब इतने टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हाँ, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब जाके कार्बन मोनोऑक्साइड से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। क्लियर? तो ये सारी चीजें टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ऑक्साइड के लिए डेल्टा जी की वैल्यू इतनी है और इस ऑक्साइड के लिए डेल्टा जी की वैल्यू इतनी है। तो पूछ क्या रहा है, इज द रिडक्शन ऑफ CrO3 इज पॉसिबल विद Al। तो इसके लिए डेल्टा जी इतना, इसके लिए डेल्टा जी इतना। जिसका डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो ग्राफ में नीचे आएगा। इसीलिए एल्यूमिनियम क्रोमियम ऑक्साइड को आसानी से रिड्यूस कर देगा। तो ये 4 क्वेश्चन से आप इलिंगन डायग्राम को समझ सकते हैं। क्या लिमिटेशंस है इलिंगन डायग्राम की? पहली लिमिटेशन यह है कि इलिंगन डायग्राम काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देता है। ये जो रिडक्शन प्रोसेस है इसका काइनेटिक्स किस तरह से हो रहा है, कौन फास्ट हो रहा है, कौन स्लो हो रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। और दूसरा, मैंने आपको बताया था कि डेल्टा जी की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर डिपेंड करती है। लेकिन मोस्ट ऑफ केस में जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है वो सॉलिड फेज में होते हैं, तो वहां पर इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। तो दीज आर 2 लिमिटेशंस ऑफ इलिंगन डायग्राम। तो ये हो गया बच्चों इलिंगन डायग्राम। और समझना है तो एक वीडियो मैंने बना रखा है, वहां पर आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। कौन से ऑक्साइड है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सारे ऑक्साइड है ना। तो बच्चों इसका ऑक्सीडेशन होता है, या सॉरी इसका रिडक्शन होता है। आयरन ऑक्साइड से आयरन हमें निकालना है तो हमें यूज करना पड़ेगा ब्लास्ट फर्नेस। तो जब भी हम ब्लास्ट फर्नेस का यूज करेंगे उसमें क्या क्या मिलाते हैं? 3 चीजें मिलाते हैं। एक तो आयरन का ऑक्साइड, दूसरा उसमें मिलाते हैं लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट, और तीसरा उसमें मिलाते हैं कोक यानी कार्बन। अब जो कार्बन है उसका काम होता है आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करना आयरन में, और जो लाइमस्टोन होता है उसका काम होता है इंप्योरिटीज को अलग कर देना। जनरली यहां पर सिलिका की इंप्योरिटीज होती है, इसलिए हम लाइमस्टोन का यूज करते हैं। ठीक, अब जैसा हमने डिस्कस किया कि थर्मोडायनेमिक्स की मदद से हम ये बता सकते हैं कि किस तरह से जो कार्बन है वो आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करता है। वो जो रिएक्शन मैंने आपको बताई थी ना, उसी के बेस्ड है। अब चलो और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आयरन ऑक्साइड से आयरन इस रिएक्शन के थ्रू बनेगा, और कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड इस रिएक्शन के थ्रू बनेगा। पहले वाली रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव है, दूसरी वाली रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव है। तो ये पहली वाली रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, दूसरी वाली स्पॉन्टेनियस है। अगर हमें स्पॉन्टेनियस करनी है यानी करवाना तो है रिडक्शन, आयरन ऑक्साइड से आयरन तो चाहिए, तो दोनों को एडअप कर दो। तो हमने दोनों को एडअप कर दिया। अब ये जो थर्ड वाली रिएक्शन है इसका ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव होगा, यानी ये अब आसानी से फिजिबल हो सकती है। क्लियर? तो यहां पर ये सारा यही बताया गया है।
अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, एक ग्राफ के माध्यम से, और दो रिएक्शन हमें यहां पर दे रखी है। यहां पर एक टेम्परेचर की रेंज है 1073 केल्विन। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टेम्परेचर के इर्द गिर्द काफी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो हमारे पास दो रिड्यूसिंग एजेंट है, एक कार्बन और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो किस टेम्परेचर पर कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो हमें इस ग्राफ से या इलिंगन डायग्राम से मालूम चलेगा। क्लियर? अब देखो यहां पर ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है 1073 केल्विन टेम्परेचर को, और इस पॉइंट पर कार्बन की लाइन और कार्बन मोनोऑक्साइड की लाइन और ये अपना आयरन, ये तीनों लाइन इस पॉइंट पर मैच कर रही है। अब समझते हैं कि इस पॉइंट पर हुआ क्या। अब अगर मैं ये आयरन की लाइन को देखूं तो आयरन की लाइन यहां पर है और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन की लाइन है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड की लाइन है। ठीक है, अब तीनों हमें इजीली विजिबल हो रही है। तो अगर मैं टेम्परेचर 1073 केल्विन से नीचे रखता हूं तो आयरन का डेल्टा जी इन दोनों के डेल्टा जी से ज्यादा नेगेटिव है। इसका मतलब इस टेम्परेचर पर या इस टेम्परेचर से नीचे कोई भी आयरन को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। क्लियर? अब अगर मुझे आयरन को रिड्यूस करवाना है तो मुझे टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा बच्चों? टेम्परेचर रखना पड़ेगा 1073 केल्विन के ऊपर। जब 1073 केल्विन के ऊपर हम जाते हैं तो आयरन की लाइन चली गई ऊपर और कार्बन मोनोऑक्साइड की लाइन आ गई नीचे। इसका मतलब 1073 केल्विन के बाद ही कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन का रिडक्शन कर पाता है। ठीक, समझे मेरी बात? और अगर बच्चों दोनों को मैं चेक करूं कि कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहां पर कार्बन यानी कोक इज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, इसीलिए हम इस तरह के रिएक्शन को लिखते हैं। तो ये रिएक्शन मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दी है। समझे मेरी बात? तो यहां पर ये जो टेम्परेचर है ना 1073 केल्विन, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब समझते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस में किस तरह की रिएक्शन होती है। तो ब्लास्ट फर्नेस में जो टेम्परेचर रेंज होता है वो लगभग 2200 केल्विन के आसपास होता है। यानी इतना टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर इतना है। अभी मैं आपको बताऊंगा एक डायग्राम से। लेकिन इसके नीचे टेम्परेचर रेंज पर कई सारी रिएक्शन होती है। जैसे अगर मैं बात करूं 500 से 800 केल्विन, तो यहां पर ये रिएक्शन होगी। ये Fe2O3 है, वो CO के साथ मिलके Fe3O4 बनाएगा। फिर Fe3O4 दोबारा से CO के साथ मिलके Fe बनाएगा और Fe2O3 CO के साथ मिलके आयरन ऑक्साइड बनाएगा। तो यहां पर ये रिएक्शन हो रही है। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दो 900 से 1500 के बीच। अब 900 से 1500 के बीच जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, जो कि एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा इन आयरन। क्लियर? अब इस टेम्परेचर पर जो लाइमस्टोन है यानी कैल्शियम कार्बोनेट है वो पहले डिग्रेड होगा कैल्शियम ऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। और जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो सिलिका की जो इंप्योरिटीज है इनके साथ मिलके कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, जो कि एज ए स्लैग या एज ए इंप्योरिटीज मॉल्टन फॉर्म में अलग कर दिया जाता है। तो टेम्परेचर इतना होना चाहिए तभी जाके होगा। तो लाइमस्टोन एक फ्लक्स की तरह काम करता है और उसमें जो इंप्योरिटीज है जैसे सल्फर, सिलिकन, फॉस्फोरस, सारी की सारी ऑक्सीडाइज हो जाती है और उनको स्लैग की फॉर्म में अलग कर दिया जाता है। अब ब्लास्ट फर्नेस को हम एक डायग्राम से समझते हैं और ये कुछ मैंने पॉइंट लिखे वो भी समझेंगे। तो ये ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम है। इसमें ओर डाला जाएगा, साथ में लाइमस्टोन और कोक यानी कार्बन। ठीक, अब अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रिएक्शन होंगी। जैसे जो ऊपरी वाला टेम्परेचर है, सबसे कम टेम्परेचर है, वहां पर ये रिएक्शन होगी। और उसके बाद ये दो रिएक्शन हमने डिस्कस कर लिया था। लाइमस्टोन से कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा इस टेम्परेचर पर। कैल्शियम ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम सिलिकेट एज ए स्लैग की फॉर्म में अलग हो जाएगा। उसके बाद जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आयरन ऑक्साइड को आयरन में कन्वर्ट करेगा। दोबारा से कोक, अच्छा कोक को कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है बच्चों, तो वो लगभग ये 1570 के आसपास होगा।
और ये जो कोक है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, और लास्ट में जो आयरन ऑक्साइड है वो कोक के साथ मिलके आयरन को लिक्विड फॉर्म में अलग कर देता है। क्लियर? तो यहां पर ये सारी चीजें बताई गई है, और जैसा हमने डिस्कस किया था कि ब्लास्ट फर्नेस में कई सारी रिडक्शन प्रोसेस होती है जो कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होती है। जो इसका नीचे वाला पार्ट है वहां पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, और जो ऊपर वाला पार्ट है वहां पर सबसे कम टेम्परेचर होता है। मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज कितनी होती है? 22,000 केल्विन, जो कि लोअर पोर्शन में होती है। और जब कोक बर्न होता है तो वो खुद भी हीट प्रोड्यूस करता है, और हीट प्रोड्यूस करता है तो ऊपर वाले एरिया में हीट जाती है, और ऊपर वाले एरिया में जो आयरन के ऑक्साइड होते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलके दूसरे ऑक्साइड को बनाते हैं। तो ये सारा चीजें जो मैंने एक्सप्लेन की वो इसमें बताई। ये चीजें आपको पढ़नी है कि आयरन की कौन कौन सी फॉर्म होती है। आयरन की 3 फॉर्म होती है, पिग आयरन, कास्ट आयरन एंड रॉट आयरन। इसमें से सबसे जो प्योर फॉर्म है आयरन की वो रॉट आयरन है या मैलिएबल आयरन है। तो अब इन तीनों की प्रॉपर्टी पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पिग आयरन। तो जो भी ब्लास्ट फर्नेस में आयरन मिलता है इट इज कॉल्ड पिग आयरन। इस आयरन में कार्बन एज ए इम्प्योरिटीज की फॉर्म में होता है, यानी बेसिक इम्प्योरिटीज कार्बन की होती है जो लगभग 4% होती है। इसके अलावा कुछ और एलिमेंट है जो इम्प्योरिटीज की फॉर्म में होते हैं, जैसे सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज। ठीक, तो ये जो पिग आयरन है इसको कास्ट किया जाता है कई सारे शेप्स में। तो पिग आयरन में 4% कार्बन होता है एज इम्प्योरिटीज। उसके बाद मिलता हमें कास्ट आयरन। पिग आयरन से बनता है कास्ट आयरन, यानी थोड़ी सी इम्प्योरिटीज कम कर दी जाती है। तो यहां पर जो कार्बन है वो 3% रह जाता है, और बाकी सारी इम्प्योरिटीज को धीरे धीरे अलग कर दिया जाता है। कास्ट आयरन पिग आयरन से ही बनाया जाता है। अब जो पिग आयरन है इसमें कार्बन 3% होता है, और ये हार्ड होता है। इट इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल, आसानी से ब्रेक हो सकता है। अब कास्ट आयरन से हम बनाते हैं रॉट आयरन, रॉट आयरन या मैलिएबल आयरन। तो ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होती है जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होती है। ये कास्ट आयरन से मिलकर बनता है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, देखो, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस इन द प्रिपरेशन ऑफ इम्प्योर आयरन, आइडेंटिफाई द रिएक्शन पर्टेनिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्लैग। कौन सी रिएक्शन स्लैग के फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है? तो स्लैग का मतलब होता है बच्चों कैल्शियम सिलिकेट। तो ये कैल्शियम सिलिकेट ये बना, तो ये जो रिएक्शन है वो स्लैग के फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट, कास्ट आयरन इज, ऊपर आप पढ़ सकते हैं, मेड बाय मेल्टिंग पिग आयरन विद स्क्रैप आयरन एंड कोक यूजिंग द हॉट एयर ब्लास्ट। ये भी ठीक है। हैविंग स्लाइटली लोअर कार्बन कंटेंट 3% एज कंपेयर टू पिग आयरन, ये भी ठीक है। एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल, ये भी ठीक है। इसका मतलब सारे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम क्यूप्रस ऑक्साइड। तो क्यूप्रस ऑक्साइड यानी Cu2। अब जब आप एलिंगन डायग्राम देखोगे तो वहां पर क्यूप्रस ऑक्साइड के फॉर्मेशन की लाइन सबसे टॉप पर है। मैं आपको दिखाता हूं, कॉपर की जो लाइन है वो सबसे टॉप पर है। तो सबसे टॉप पर होने का मतलब यह है कि इसका डेल्टा जी सबसे कम नेगेटिव है, तो कोई भी एलिमेंट इसको आसानी से रिड्यूस कर सकता है। तो हम लोग यहां पर कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड 2 रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं जो इसको आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इसका डेल्टा जी सबसे कम है। अब सबसे मजे की बात यह है कि कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट कम ही टेम्परेचर पर काम करेंगे, लगभग 500 से 600 केल्विन। इतने टेम्परेचर पर आसानी से आप क्यूप्रस ऑक्साइड को कॉपर में कन्वर्ट कर सकते हो। अब जब हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसमें 2 प्रॉब्लम आती है। कॉपर ऑक्साइड के साथ कॉपर सल्फाइड भी होता है जो कि इम्प्योरिटीज की तरह होता है, और साथ में आयरन का कंटेंट भी होता है। अब इन दोनों को हटाना है, तो कॉपर सल्फाइड को हटाने के लिए इसको हम हीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो ये पूरा के पूरा कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, यानी जो सल्फर था वो सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में एज ए इम्प्योरिटीज अलग हमने कर दिया। अब दोनों जगह हमें क्या मिल गया? कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड का हम आसानी से रिडक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोक, तो हमें कॉपर एज ए प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। अब दूसरी चीज, अगर हमें आयरन को हटाना हो कॉपर ऑक्साइड से तो हम क्या करते हैं, यहां पर सिलिका ऐड करते हैं। तो सिलिका आयरन ऑक्साइड के साथ मिलके आयरन सिलिकेट बनाती है, जो एज ए स्लैग या एज ए इम्प्योरिटीज अलग कर दिया जाता है।
हाँ, अगर आयरन सल्फाइड की फॉर्म में होता है तो पहले उसको हीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, फिर वो ऑक्साइड में बनता है, फिर ऑक्साइड के साथ हम सिलिका ऐड करते हैं, आयरन सिलिकेट एज ए स्लैग की फॉर्म में अलग हो जाता है। तो यहां पर ये पूरी रिएक्शन इसकी इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए दी गई है। अगर आयरन सल्फाइड की फॉर्म में हो तो पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, फिर ऑक्साइड के साथ सिलिका मिलाओ तो स्लैग की फॉर्म में अलग हो जाता है। तो बच्चों इस तरह भी हो सकता है, अगर कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड दोनों प्रेजेंट है तो दोनों को एक दूसरे के साथ मिला के कॉपर बनाया जा सकता है। अच्छा, इसमें कई बार ये क्वेश्चन बताओ व्हाट इज द कंटेंट ऑफ कॉपर मेट। तो कॉपर मेट इज द कंपोजिशन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड एंड आयरन सल्फाइड। क्लियर। अब एक और चीज आपको समझनी है, व्हाट इज द नेचर ऑफ ब्लिस्टर कॉपर। तो जो ब्लिस्टर कॉपर है वो ब्लिस्टर अपीयरेंस इसलिए होता है क्योंकि वहां से SO2 गैस का इवोल्यूशन हो जाता है, तो वहां पर फफोले जैसे बन जाते हैं, ब्लिस्टर फॉर्म हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर, क्योंकि वहां पर सल्फर प्रेजेंट है। जब आप सल्फर को ऑक्सीडाइज करोगे तो SO2 का निकलना लाजमी है। क्लियर। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई कॉपर मेट इज पुट इन द सिलिका लाइन कन्वर्टर। तो जो कॉपर मेट है उसमें क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड होता है। तो जब इसमें हम सिलिकॉन ऑक्साइड मिलाते हैं तो ये जो आयरन सल्फाइड है वो सिलिका के साथ मिलके आयरन सिलिकेट बनाता है, जिससे कि हम आयरन की इंप्योरिटीज को अलग कर सकते हैं। ऊपर रिएक्शन में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड। अब मैं आपको इलिंगन डायग्राम दिखाता हूं। तो जिंक ऑक्साइड की लाइन यहां पर है, ये देखो जिंक ऑक्साइड की लाइन है। तो बच्चों देखिए जिंक ऑक्साइड की लाइन इतना नीचे है और कॉपर की लाइन ऊपर है, यानी जिंक ऑक्साइड से जिंक बनाने के लिए इसका रिडक्शन करना पड़ेगा, लेकिन हर टेम्परेचर पर रिडक्शन नहीं होगा। अगर मैं कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करता हूं तो आपको इतना टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, लगभग 1073 केल्विन के आसपास टेम्परेचर रखना पड़ेगा। यानी जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन तभी पॉसिबल है जब टेम्परेचर हाई होगा, क्योंकि तभी जाके जिंक ऑक्साइड इजिली रिड्यूस हो पाएगा। आप देखो यहां पर भी यही लिखा है। तो जिंक ऑक्साइड का जो रिडक्शन है वो लगभग इतने डिग्री टेम्परेचर पर 1673 केल्विन, और क्या यूज करेंगे, कोक। तो जिंक ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा Zn इजिली। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन की, व्हाई इज जिंक नॉट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जिंक ऑक्साइड थ्रू रिडक्शन ऑफ CO। तो जैसा आप इलिंगन डायग्राम में देखते हो तो CO की जो लाइन है वो जिंक ऑक्साइड से ऊपर है, तो किसी भी टेम्परेचर पर CO जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, कार्बन की। तो आप इलिंगन डायग्राम से इसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, आउट ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर जिंक ऑक्साइड। इसका जवाब देगा इलिंगन डायग्राम। तो देखो बच्चों इलिंगन डायग्राम में इस टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो यहां पर कार्बन की लाइन इसको क्रॉस करते हुए नीचे आ रही है, तो इस टेम्परेचर के बाद जो कोक है वो जिंक ऑक्साइड को आराम से रिड्यूस कर देगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस सामने आता है, और इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई सेल, बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में कोई इक्वेशन लिखें तो वो इक्वेशन इस तरह से निकल के आती है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन ई नॉट एन एफ। यहां पर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एफ फैराडे कांस्टेंट होता है। अगर मुझे कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस चाहिए यानी डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, तो उसके लिए बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। जितनी ज्यादा ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होगा डेल्टा जी उतना ज्यादा नेगेटिव होगा, तो रिएक्शन अपने आप में स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। क्लियर। अब कई बार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होता है, कई बार रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता है। मेटल का मोस्टली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, लेकिन अगर उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल बनाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक। अब मान लिया जाए कि हमारे पास कोई मेटल है और उसको हमने इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से प्यूरिफाई करना है, तो वो अपने सॉल्यूशन में होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब उसके सॉल्यूशन से उसको सॉलिड फॉर्म में लाना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कॉपर सल्फेट है जहां पर कॉपर 2+ आयन की फॉर्म में है उसके एक्वस सॉल्यूशन में। अब इसको मुझे
कॉपर प्योर फॉर्म में यानी सॉलिड फॉर्म में लाना है, तो इसका मुझे करना पड़ेगा रिडक्शन। ठीक है बच्चों, जो भी मेटल का अगर मैं रिडक्शन करूंगा तो मुझे उससे ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला एलिमेंट या मेटल चाहिए। अब यहां पर जो रिडक्शन का कंसेप्ट ये है कि दो मेटल है ए एंड बी, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -2.5, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -3.2 या 3.1। तो बच्चों जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो कम रिडक्शन पोटेंशियल वाले को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा या उसको आसानी से रिड्यूस कर देगा। तो यहां पर आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर से ज्यादा है, इसीलिए आयरन कॉपर के सॉल्यूशन में से कॉपर को निकाल के रिड्यूस करके उसको सॉलिड फॉर्म में ले आएगा। तो यही कंसेप्ट है रिडक्शन पोटेंशियल का। समझे मेरी बात? अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, why is the extraction of copper from pyrites is more difficult than from its oxide ore through reduction? तो कॉपर के दो ओर हैं, एक है कॉपर सल्फाइड और दूसरा है कॉपर ऑक्साइड। दोनों का हम रिडक्शन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन। यहां पर हमें मिल रहा है कॉपर और प्लस CO2, बैलेंस आप कर सकते हैं। यहां पर भी हमें मिल रहा है कॉपर प्लस CS2 यहां पर मिलेगा कार्बन डाइसल्फाइड। अब देखिए बच्चों, जो पहली वाली रिएक्शन है वहां पर डेल्टा जी की वैल्यू होने वाली है पॉजिटिव, जबकि दूसरी वाली रिएक्शन है वहां पर डेल्टा जी की वैल्यू होने वाली है नेगेटिव। तो जहां पर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है वो रिएक्शन अपने आप स्पॉन्टेनियस हो जाती है, यानी रिडक्शन पॉसिबल है। लेकिन पहली वाली रिएक्शन में डेल्टा जी पॉजिटिव होने की वजह से यहां पर रिडक्शन पॉसिबल नहीं होता है। तो बस ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और डेल्टा जी से ही समझ में आ जाए। अब बात करते हैं सबसे फेमस एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। 10th में भी हम इसको पढ़ते हैं। इट इज डन बाय हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में एक डायग्राम आपको याद रखना है। अब इस डायग्राम में एक इलेक्ट्रोड कैथोड की फॉर्म में होगा और एनोड की फॉर्म में होगा। देखिए बच्चों, यहां पर जो ग्रेफाइड है वो एनोड की फॉर्म में होता है और कार्बन लाइनिंग एज ए कैथोड की फॉर्म में होती है, और इसके अंदर एक और होता है जिसका नाम है बॉक्साइड Al2O3 2SH2O। साथ में हम लोग ऐड करते हैं, ये जरूर याद रखना कि क्या ऐड करते हैं, उसका काम क्या होता है। Na3AlF6 इसका नाम है क्रायोलाइट और CaF2। ठीक, ये दोनों ओर के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देते हैं। एक्चुअल में जो बॉक्साइड हो रहा है उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, तो इतने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इन दोनों के ऐड होने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, और दूसरा कंडक्टिविटी आसान हो जाती है। इट ब्रिंग कंडक्टिविटी। तो दो काम करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को कम करना और कंडक्टिविटी को बढ़ाना। तो इन्हीं दोनों की मदद से हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं एल्यूमिनियम का। क्लियर? अब कैथोड पर क्या होता है, एनोड पर क्या होता है, ये बस आपको देखना है। तो कैथोड पर क्या होगा, एल्यूमिनियम आयन एल्यूमिनियम लिक्विड की फॉर्म में आ जाएंगे, और एनोड पर जो ग्रेफाइड है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 बनाएगा। तो CO2 एनोड से निकलती रहेगी और कैथोड पर Al डिपॉजिट होता रहेगा। क्लियर? अब 2-3 क्वेश्चन हमारे पास है। पहला, व्हाट इज द रोल ऑफ क्रायोलाइट इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम? तो दो काम है, एक तो मेल्टिंग पॉइंट को कम करना, दूसरा कंडक्टिविटी को बढ़ाना। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रेफाइट रॉड इन द इलेक्ट्रोमेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम? तो ग्रेफाइट का काम होता है ऑक्सीजन को कैप्चर करना, और जब वो ऑक्सीजन को कैप्चर करेगा तो CO2 बना लेगा। यानी इसका एक्चुअल में क्या काम होता है, टू अवॉइड द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम। अगर एल्यूमिनियम हमें जो मेटल की फॉर्म में मिला है, अगर उसका ऑक्सीडेशन हो गया तो दोबारा से एल्यूमिनियम बना लेगा। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बाय हॉल हेरोल्ड प्रोसेस प्यूरिफाइड Al2O3 इज मिक्स्ड विद CaF2। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस? पहला, टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Al2O3, बिल्कुल ठीक। दूसरा, रिड्यूस Al3 into Al, गलत। तीसरा, इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ मॉल्टन मिक्सचर, यस। एक्ट एज ए कैटलिस्ट, बिल्कुल नहीं। तो आंसर हो जाएगा पहला एंड दूसरा। कॉपर इज फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स एंड स्क्रैप कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी हम दो चीजों का यूज करते हैं, बाय यूजिंग एन एसिड जहां पर H+ आयन होते हैं और दूसरा बैक्टीरिया।
यानी एसिड और बैक्टीरिया की मदद से कॉपर को हम प्यूरिफाई करते हैं फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो कॉपर आयन होता है उसका रिडक्शन होता है और वो सॉलिड कॉपर में आने लगता है। अब इसको एक इक्वेशन से समझते हैं। आपके पास कॉपर एक्वस फॉर्म में है और हम लोग उसमें H2 गैस डालते हैं, तो H2 गैस कॉपर को रिड्यूस कर देगा इन कॉपर सॉलिड और खुद का ऑक्सीडेशन कर देगा H+। अब एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, कॉपर कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी विद द हेल्प ऑफ H+, लेकिन जिंक क्यों नहीं हो सकता है? तो बच्चों इसका जवाब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाइड्रोजन यहां पर है, कॉपर यहां पर है और जिंक यहां पर है। जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ज्यादा नेगेटिव होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो कभी भी ज्यादा नेगेटिव वाला कम नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिड्यूस नहीं होगा, यानी जिंक का हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देगा लेकिन हाइड्रोजन जिंक को रिड्यूस नहीं करेगा। लेकिन कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन से कम होता है, इसलिए हाइड्रोजन कॉपर को रिड्यूस करेगा लेकिन कॉपर हाइड्रोजन को नहीं करेगा। तो ये सारा खेल किसका है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहां पर मोस्टली नॉन मेटल का प्यूरिफिकेशन इस तरीके से किया जाता है और उस नॉन मेटल का नाम है क्लोरीन। क्लोरीन हमारे पास एग्जांपल है। एक्चुअली में जो क्लोरीन होता है वो हमें ब्राइन की फॉर्म में मिलता है। ब्राइन यानी सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन सॉल्ट, और कॉमन सॉल्ट हमें सी वाटर में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। आपको पता है जो भी नॉन मेटल होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल मोस्टली पॉजिटिव होता है, तो अगर हम उनको वाटर के साथ ट्रीट करें तो वाटर उनको आसानी से रिड्यूस कर देता है और वो अपनी गैसेस फॉर्म में निकल आते हैं। तो बच्चों जैसा हमने ऊपर वाले सेक्शन में पढ़ा था, गोल्ड और सिल्वर का एक्सट्रैक्शन भी हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड से कर सकते हैं और इसको हमने नाम दिया था लीचिंग। यहां पे हमने एक साइनाइड यानी KCN और NaCN का यूज किया था फॉर द रिडक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो उसी का मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे हमारे पास गोल्ड है तो हम यूज करेंगे वहां पर एक एक्सट्रैक्टिंग एजेंट जिसको हमने डिप्रेसेंट का नाम दिया था। तो वो क्या होगा? साइनाइड होगा, KCN या NaCN, क्योंकि इन दोनों से हमें जो है साइनाइड आयन मिलता है। तो जो हमारे पास गोल्ड और सिल्वर है वो एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेंगे साइनाइड आयन के साथ। अब इस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है वो अपनी कैटायन की फॉर्म में है और हमें इसको मेटल की फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो हम यूज करेंगे मोर रिएक्टिव मेटल जैसे जिंक। तो जिंक इसको रिड्यूस कर देगा और हमें प्योर एलिमेंट मिल जाएगा और खुद जिंक एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। ठीक, तो समझो ये भी एक तरह का रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहां पे जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन हुआ? जिंक। क्वेश्चन देखिए, द सिल्वर कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म ड्यूरिंग साइनाइड प्रोसेस इज। तो सिल्वर कॉम्प्लेक्स आयन ये रहा AuCN का होल ट्वाइस और एक माइनस ऊपर। अच्छा, एक माइनस इस कॉम्प्लेक्स के बाहर है, इसका मतलब इसके काउंटर आयन एक Na होगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों NaAgCN का होल ट्वाइस D। क्लियर? लास्ट टेक्निक हमारे पास है रिफाइनिंग। दिस मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन हाई प्योरिटी मेटल्स। मेटल के अंदर जो कुछ बची कुची इंप्योरिटीज रह जाती हैं, रिफाइनिंग के थ्रू उसको अलग किया जाता है। रिफाइनिंग जो मेथड है वो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, मेटल और इंप्योरिटीज की फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ डिफरेंस होने की वजह से हम मेटल से इंप्योरिटीज को अलग कर सकते हैं। कुछ रिफाइनिंग के मेथड है जैसे डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग एंड लास्ट क्रोमेटोग्राफिक मेथड। आगे के सारे मेथड हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। क्रोमेटोग्राफी में यहां पर डिस्कस नहीं करने वाला हूं। ऑलरेडी क्रोमेटोग्राफी को मैंने GOC में डिस्कस किया है, वही सारी टेक्निक, वही सारे प्रिंसिपल यहां पर भी यूज होते हैं। तो चलिए वन बाय वन बाकी सारे मेथड को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में उन मेटल को प्यूरिफाई किया जाता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है। फॉर एग्जाम्पल जिंक एंड मरकरी। जितने भी रिफाइनिंग मेथड है उनमें एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप एग्जाम्पल को ध्यान से याद रखना। जिंक एंड मरकरी। मेटल और इंप्योरिटीज की बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होने की वजह से हम मेटल को इंप्योरिटीज से अलग करते हैं थ्रू डिस्टिलेशन।
दूसरा है लिक्वेशन। यहां पर उन मेटल का प्यूरिफिकेशन किया जाता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है, जैसे टिन, लेड, बिस्मथ एटसेट्रा। तो यहां पर केवल मैं टिन का जिक्र करना चाहूंगा। तो इंप्योरिटीज और मेटल के बीच में मेल्टिंग पॉइंट के डिफरेंस होने की वजह से हम इंप्योरिटीज को मेटल से अलग कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, लिक्वेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ बिस्मथ, लेड, टिन या ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों यहां पर ये तीनों मेटल को रिफाइनिंग करने के काम आता है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में तीन चीजों की आपको जरूरत पड़ती है, एक एनोड, एक कैथोड और एक सॉल्ट। तो बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस को हम इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर। तो हम इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर किस तरह से बनाएंगे। तो आपको दो इलेक्ट्रोड चाहिए, एक कैथोड और एक एनोड। एनोड इम्प्योर मेटल का बना होता है और कैथोड के लिए हम प्योर मेटल का यूज करेंगे, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरेंगे वो उसी मेटल का सॉल्ट होना चाहिए। जैसे अगर हमने कॉपर को प्यूरिफाई करना है तो अंदर हमें कॉपर सल्फेट डालना पड़ेगा। तो जब भी इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो एनोड धीरे धीरे डिग्रेड होगा, वो सॉल्यूशन में आएगा और सॉल्यूशन का जो कॉपर होगा वो कैथोड में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में इम्प्योर एलिमेंट प्योर एलिमेंट की फॉर्म में डिपॉजिट होने लगता है। इम्प्योर एनोड, प्योर कैथोड। तो कैथोड धीरे धीरे मोटा होने लगता है और एनोड धीरे धीरे पतला होने लगता है, और अगर कोई इंप्योरिटीज होती है तो वो एनोड मड की फॉर्म में नीचे बॉटम पर डिपॉजिट हो जाती है। तो बच्चों एनोड का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो मेटल अपने सॉल्यूशन की फॉर्म में आ जाएगा, और कैथोड पर रिडक्शन होता है तो मेटल सॉल्यूशन से मेटल सॉलिड की तरफ जाता है। तो ये सारी चीजें यहां पर कॉपर के केस में मैंने आपको बताई। इस मेथड से हम जिंक को भी आसानी से प्यूरिफाई कर सकते हैं। अब दो क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड सॉल्व करते हैं। पहला, नेम द कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट इन एनोड मड इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, व्हाई दे आर सो प्रेजेंट। और दूसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, दोनों का आंसर सेम है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, सम मेटल्स प्रेजेंट एज इम्प्योरिटीज सेटल एज एनोड मड, दीज आर। बच्चों यहां पर एनोड मड गोल्ड एंड सिल्वर मेटल होते हैं जो नीचे बॉटम पर डिपॉजिट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग में मेटल और इंप्योरिटीज की सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस करके हम मेटल से इंप्योरिटीज को अलग करते हैं। होता यह है कि जब मेटल को हम मेल्ट करते हैं तो इंप्योरिटीज ज्यादा सॉल्युबल होती है एज कंपेयर टू देयर सॉलिड स्टेट। तो इसमें एक मेटल की रॉड होती है जो इंप्योर होता है, उसको हीट किया जाता है। हीट करने से मेटल और इंप्योरिटीज दोनों मेल्टेड हो जाएंगी। मेल्ट फॉर्म में इंप्योरिटीज ज्यादा सॉल्युबल है, मेटल कम सॉल्युबल है। तो इसी डिफरेंस का फायदा उठा के मेटल को उसकी इंप्योरिटीज से अलग कर दिया जाता है। ये जो नीचे डायग्राम बना है इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कौन कौन से मेटल है जो इस मेथड के द्वारा प्यूरिफाई होते हैं। तो जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, बोरॉन हो गया, गैलियम हो गया और इंडियम हो गया। मोस्टली वो मेटल जिनसे हम सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाते हैं, और सेमी मेटल जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, दीज आर सेमी मेटल। तो इस तरह के मेटल को हम जोन रिफाइनिंग से प्यूरिफाई करते हैं। दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व करते हैं। द प्रोसेस ऑफ जोन रिफाइनिंग इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ, कौन सा होगा, सिलिकॉन। दूसरा, मेथड यूज फॉर ऑब्टेनिंग हाई प्योर सिलिकॉन विच इज यूज्ड एज ए सेमीकंडक्टर मटेरियल इज। तो बच्चों क्या होगा, जोन रिफाइनिंग। नेक्स्ट है वेपर फेज रिफाइनिंग। जैसा नाम से दिख रहा है वेपर फेज, तो इस मेथड में सबसे पहले मेटल को हीट करके एक वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है, और बाद में इस वोलेटाइल कंपाउंड को डिकम्पोज करके हमें प्योर मेटल मिल जाता है। यहां पर दो प्रोसेस है। वेपर फेज रिफाइनिंग दो तरह से काम करता है, एक मॉन्ड प्रोसेस और दूसरा वन आर्केल मेथड। अब कई बार
डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मॉन्ड प्रोसेस किसके लिए है एंड वन आर्किल प्रोसेस किसके लिए है। तो बच्चों मॉन्ड प्रोसेस इज फॉर निकल एंड वन आर्किल मेथड इज फॉर जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो ये याद रखना है। पहले बात करते हैं मॉन्ड प्रोसेस। तो यहां पे निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट किया जाता है तो एक वोलेटाइल कंपाउंड जिसका नाम है निकल टेट्रा कार्बोनिल ये हमें मिलता है। अब इस निकल टेट्रा कार्बोनिल को डिकम्पोज किया जाता है हाई टेम्परेचर पे और हमें निकल एज ए प्योर मेटल की फॉर्म में मिल जाता है और जो भी इंप्योरिटीज होंगी वो अलग रह जाती है। वहीं वन आर्किल मेथड में टाइटेनियम और जिरकोनियम को प्यूरिफाई किया जाता है। जिरकोनियम को आयोडीन के साथ मिक्स करके इस तरह का एक वोलेटाइल कंपाउंड बनता है टेट्रा आयोडो जिरकोनियम और दोबारा इसको हीट करके जिरकोनियम एज ए प्योर मेटल की फॉर्म में अलग हो जाता है। दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम सॉल्व करते हैं। पहला, which of the following pairs of metal is purified by one arcyl method, zirconium and titanium? दूसरा, Mond process is used for, this is for nickel. क्लियर? तो बच्चों जैसा हमने डिस्कस किया था कि क्रोमेटोग्राफी को मैंने जीओसी में एक्सप्लेन किया है, उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हो। अब लास्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ सम इंपॉर्टेंट मेटल। कौन कौन से मेटल है? एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक और आयरन। ये चार मेटल काफी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के ओर के बारे में आपको पढ़ना है, इन्हीं के एक्सट्रैक्शन के मेथड के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो पहले बात करते हैं एल्यूमिनियम। पी ब्लॉक में एल्यूमिनियम के काफी सारे यूज दिए हैं, बहुत सारी चीजें सिमिलर भी है। एल्यूमिनियम फॉयल बनाने के भी काम आता है, जिसमें हम फूड पैकेट को रैप कर सकते हैं, चॉकलेट्स को रैप कर सकते हैं, यानी जो खाने का मटेरियल होता है उसको आसानी से रैप किया जा सकता है। एल्यूमिनियम का यूज पेंट और लिक्विड्स बनाने के भी काम आता है। एल्यूमिनियम एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये किसी और एलिमेंट के एक्सट्रैक्शन जैसे क्रोमियम और मैग्नीज के एक्सट्रैक्शन में भी काम आता है। एल्यूमिनियम एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए इसमें वायर के फॉर्मेशन में भी काम आता है। और एल्यूमिनियम एक लाइट मटेरियल है, तो कई सारे एलॉयज एल्यूमिनियम के थ्रू बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ कॉपर। कॉपर का यूज ट्रांसमिशन वायर बनाने के काम आता है। जो घर में इलेक्ट्रिसिटी वायर होती है वो भी कॉपर की बनी होती है। कई सारे वाटर पाइप सिस्टम कॉपर के बने होते हैं। बहुत सारे एलॉयज हैं जहां पर कॉपर का काफी यूज किया जाता है, बिकॉज जब ये एलॉय की फॉर्म में आता है तो जो एलॉय होता है वो काफी टफ हो जाता है। जैसे ब्रास की अगर हम बात करें तो ब्रास में कॉपर के साथ जिंक मिला होता है, ब्रॉन्ज में कॉपर के साथ टिन मिला होता है, और जो कॉइनोजन मटेरियल है जिससे सिक्के बनाए जाते हैं उसमें कॉपर के साथ निकल होता है। तो ब्रास में कॉपर प्लस जिंक, ब्रॉन्ज में टिन प्लस जिंक एंड कॉइनोजन मटेरियल में निकल प्लस कॉपर। तीसरा है यूजेस ऑफ जिंक। जिंक का यूज बैटरीज बनाने के काम आता है। गैल्वेनाइजिंग ऑफ आयरन में जिंक का यूज होता है। कई सारे एलॉयज में जिंक काम करता है, जैसे ब्रास में डिस्कस किया था कॉपर एंड जिंक। जर्मन सिल्वर में कॉपर के साथ जिंक और निकल यूज होता है। जिंक डस्ट एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। फिनॉल से बेंजीन कन्वर्ट करने में इसका यूज होता है। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिंक डस्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। लास्ट में आयरन। जैसा हमने डिस्कस किया था कि जो कास्ट आयरन है वो स्टोव्स, रेलवे स्लीपर्स, गटर पाइप्स, टॉयज, कई सारी चीजें बनाने के काम आता है। कास्ट आयरन इज ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर रॉट आयरन एंड स्टील। जो रॉट आयरन है वो सबसे प्योर फॉर्म होती है आयरन की। उससे एंकर, वायर्स, बोल्ट्स, चेन्स, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, ये सारी चीजें बनाई जाती है। स्टील के अपने आप में काफी यूज है। स्टील एक तरह का एलॉय है जिससे कई सारी चीजें बनाई जा सकती है। निकल स्टील का यूज केबल्स, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन पार्ट्स, पेंडुलम, मेजरिंग टेप्स, इन सारी चीजों को बनाने के काम आता है।
अगर मैं क्रोम स्टील की बात करूं तो इसका यूज कटिंग्स ऑफ टूल, क्रशिंग मशीन्स। स्टेनलेस स्टील की बात करें तो साइकिल्स, ऑटोमोबाइल्स, यूटेंसिल, पेन्स, ढेर सारी चीजें बनाने के काम आती। अब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाई स्टफ्स एंड पेंट्स। तो बच्चों इसका जवाब आप जब जिंक के बारे में पढ़ोगे, जिंक डस्ट इज यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ डाई स्टफ्स एंड पेंट्स। तो बच्चों डाई स्टफ्स और पेंट्स किसके बने होते हैं? जिंक से ही बनाए जाते हैं, ठीक। और लास्ट में आपको एक ये टेबल याद रखनी है जिसमें यहां पर मेटल्स दिए हैं, वो मेटल किस फॉर्म में होते हैं वो यहां पर दिया है, और उनको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो यहां पर दिया है, और रिएक्शन कंडीशन क्या होनी चाहिए उस एक्सट्रैक्शन को करने के लिए ये यहाँ पे दी। तो आप इस टेबल को भी ध्यान से पढ़ना। तो चलिए ये था हमारे पास मेटलर्जी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक अच्छा ऐप चाहते हैं, तो हमारा एक केमिस्ट्री पेज का ऐप है। आपको ये सारी चीजें मात्र कम से कम प्राइस में, और जो हमने प्राइस रखी है वो है 300 रुपीज। तो ये सारी चीजें आपको 300 रुपीज में मिल जाएंगी। वन टाइम आपको पेमेंट करना होगा। थैंक यू वेरी मच।